अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आज जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मज़ीद देखने के लिए बेल का बटन दबाना होगा। एक आवाज़ आएगी टन, तो आपका दिमाग थोड़ा सा रोशन हो जाएगा। इस चैनल के ऊपर आपको दुनिया की तमाम मालूमात मिलेंगी। इस चैनल पे आपको दुनिया की हर सेलिब्रिटी मिलेगी और बड़ी बड़ी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और बेल का बटन दबाना ही पड़ेगा। अगर ये दोनों काम आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में और आपकी खुशियों में इजाफा होगा। Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of Say It All with इफ़त उमर। आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, मैं उनका नाम ही लूँगी तो आप सब एक्साइटेड हो जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली इफ्तिखार ठाकुर। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने का। और बहुत खुशी हुई आपके शो में आने की। आज आपसे बड़ी बातें करनी है। मैं तैयार हूँ। सबसे पहले तो बचपन के बारे में बताएं, क्योंकि आपके फैंस जानना चाहते हैं कि इसका बचपन कैसे गुजरा होगा, ये जो इतना बड़ा पटाखा आप बन गए। बचपन बहुत ही शरारती था। अच्छा। मोहल्ले के लोग प्यार भी बहुत करते थे, इसलिए कि मैं उनके काम बहुत करता था। अच्छा। लेकिन शरारतें जो हैं वो जो अक्सर व बेशतर हम अब जो है याद दिलाते हैं लोग, ब्लैक एंड वाइट वीडियो बनाकर लोगों की कुंडी खड़का के भाग जाना। अच्छा। मोहल्ले में हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो है ना जी, जो मुर्गियाँ होती थी ना जी, वो शेड्स के ऊपर रहती थी, उनके लिए कोई पिंजरे नहीं होते थे। ठीक है। तो मेरी कोशिश होती थी उनमें से कोई एक आध पकड़ भी ली जाए, नहीं तो उनको मैं भगा के ना जी, जब मैं देखता था ना कोई लोग गुजर रहे हैं, मेरी कोशिश होती थी कि उन मुर्गियों को छेड़ूं ताकि वो ऐसे करके उड़ें और लोग चीखें मार के ये आपका एक एंजॉय करने का तरीका। स्कूल में भी बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि शरारत की वजह से मार पड़ी। इस वजह से नहीं कभी मार पड़ी कि भी सबक याद नहीं है या काम नहीं किया हुआ, होमवर्क मुकम्मल। अच्छा, पढ़ाई में ठीक? पढ़ाई में मुकम्मल सर, पढ़ाई में पूरे। क्योंकि कोई 6 कज़न थे हम जो एक ही क्लासों में थे। वाह। तो मुकाबले में पढ़ते थे। कोशिश होती थी कि भी उससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, उससे ज़्यादा क्लास में अच्छा होना है, तो पढ़ाई में पूरे थे। लेकिन शरारतें इस तरह की कर लेते थे, जैसे इंग्लिश के 2 पीरियड थे तो पता चला कि सर नहीं आ रहे और सर्दी भी है, तो खिड़की मैंने टापी परली तरफ से गमला उठाया, उसमें से पौधा निकाल के फेंका, उसमें लकड़ियाँ जलाईं, लकड़ियाँ जला के तो सेक रहे हैं बैठे हुए। अच्छा। तो अचानक सर आ गए। मेरे ना बाल बड़े होते थे जिसकी वजह से मुझे घर से बहुत डांट पड़ती थी, तो बाल में बड़े रखता था। तो वो जो इंग्लिश के सर थे ना जी, शरीफ रियाज साहब उनका नाम था, वो मुझे कहते थे सिखड़ा, क्योंकि बालों की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब उस्ताद हैं, उनकी नकल तो नहीं उतारनी चाहिए, लेकिन वो थोड़े से थथे थे। उन्होंने देखा सारा कुछ कि उन्होंने कहा ए सिखड़े ने कीता, सिखड़े का दिमाग ना मारी उन्होंने मुझे टांग। मैं थोड़ा सा जो हटा तो वो टांग लगी गमले के अंदर, गमले में से एक जो कोयला था वो उठा और दीवार में लग के उनके पाँव पे आ गया। बस उसके बाद मैं था और वो मेरे बाल थे और सर थे, और तकरीबन 4 से 5 कुर्सियाँ टूटी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना ये लें सर्टिफिकेट और किसी अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाएं, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है। तो स्कूल से निकाल दिया आपको? स्कूल से निकाल दिया जी। फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ना जी सर्टिफिकेट के ऊपर कोई मार्क कर दिया था। अब वो जिस स्कूल में मैं जाता ना जी, वो सर्टिफिकेट देखते तो वो मुझसे सॉरी कर लेते। नहीं रखते थे जी। फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ा। मुझे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, उस वक्त मुल्तान था पूरा डिवीज़न, तो मुझे एक शहर था कबीर वाला, ठीक है, मुल्तान के करीब था,
वहाँ फिर मुझे सिफारिश से एडमिशन मिला। उन दिनों में कायद-ए-आज़म जमहूरी जो थी इसके ऊपर बड़ा काम होता था। स्कूलों के अंदर परेड होती थी, पीटी होती थी, तराने होते थे, चूँकि सोशल एक्टिविटीज़ स्कूलों के अंदर बहुत होती थी। स्कूल बहुत बड़े थे, उनमें मैदान थे, वहाँ क्रिकेट खेली जाती थी, हॉकी खेली जाती थी, फुटबॉल खेला जाता था। वैसे स्कूल थे जो हक है। यस, तो सब बड़े हेल्दी स्टूडेंट हुआ करते थे। अब तो स्कूल जो हैं वो घरों के अंदर हैं और फास्ट फूड वाले बच्चे हैं। तो मैंने वहाँ गेमों के अंदर इतनी अपनी पोजीशन बनाई कि मुझे उन्होंने उस मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर और उसके अलावा इतनी मुझे सनतें दी। कायद-ए-आज़म जमहूरी के लिए मैं जब लाहौर में आया तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, मेरे वो फेवरेट थे, उनके सामने सलामी थी। अच्छा, अब बाकी तो सारे के सारे चल रहे थे स्कूल, पूरे पंजाब के स्कूल चल रहे थे। मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि क्या डिफरेंट हो, क्या किया जाए कि भाई सबसे डिफरेंट हो जाऊं, मैं नोट हो जाऊं। यस। तो अनारकली गए, वहाँ मैंने देखा एक ऊंट का खौल पड़ा था, ऊपर वाला पोर्शन। अच्छा। उस ज़माने में मुझे याद है कि 130 रुपए का वो खौल आया। महंगा, बड़ा महंगा जी। पूरी क्लास के लड़के, टीचर इवन कहीं से उधार मांग के वो खौल ला के उसके अंदर कपड़ा लगा के, एक लड़का था शम्स, उसका कद छोटा था, उसको पीछे डाला, मैं खुद आगे उसके गया, यूं हाथ रख के उसकी गर्दन कुहान बनाई, उसके ऊपर गाना जो था रेस किया, मेरे सजना दी डाची बदामी रंग दी। ओए होए। उसको रेस करके जब उस जमहूरी के अंदर उस परेड के दरमियान वो ऊंट चला, हाँ। तो वो क्लैपिंग आज भी मेरे कानों में बजती है। अब जब वो भुट्टो साहब के बिल्कुल सामने से वो गुजरा तो वो ऊंट जो था उसने ऐसे होकर जब सलामी की तो एकदम से हैरानगी हुई और भुट्टो साहब ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि ये ऊंट मुझे कैसे जानता है, इसने मुझे क्यों सलामी की, बाकी सब। वो जल्दी से भाग के आया बंदा, उसने आके हमसे पूछा भी ये ऊंट को आपने कैसे सिखाया है। उनको बताया ये ऊंट नहीं है, इसमें बंदे हैं। उसने कहा कि इसको वापस निकालो उस दायरे में से, घुमा के दोबारा लाओ। अच्छा। दोबारा से हमें लाया गया, वो फिर सलामी हुई, तब भुट्टो साहब को पता चला कि इसमें बंदे हैं, ऊंट नहीं है। तो नोट हो गए। उसकी बहुत सारी सनदें मिली। जब स्कूल में जाके हेड मास्टर साहब की टेबल के ऊपर वो सजाया सब कुछ, वो तकरीबन 6 कप जो थे वो मिले थे, सनदें मिली थी। तो 1 से 1.5 महीना गुजरा होगा। वो जो मियाँ चन्नू हाई स्कूल के मेरे हेड थे बशारत खान साहब, वो ट्रांसफ़र होके स्कूल में आ गए। अल्लाह। फिर मुझे उन्होंने बुला कर कहा कि ये बहुत कुछ जो आप जमा करके लाए हैं वो मुझे सब ने बताया है, और मुझे वो दिन याद है जब मैंने आपको सर्टिफिकेट दिया था। अच्छा। बहरहाल ये कि उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब बड़ी खुशी हो रही है कि तुमने वो सारी बातें जो हैं। उस्ताद भी उस वक्त के क्या होते थे? उस्ताद आज तक नाम उनके याद हैं, उनकी मोहब्बत याद है। इवन कभी ऐसा हो गया कि होमवर्क करते हुए कहीं फंस गए तो रात के किसी भी टाइम जाके उस्ताद के बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बुलाया, बताया, सारा कुछ तैयार करके सुबह के लिए भेजा। तो पढ़ाई में आप अच्छे थे? जी मैं बहुत अच्छा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 5वीं में मैंने पोजीशन ली, मैं 8वीं में भी, 10वीं में भी। उसके बाद फिर मैं कराची चला गया। तो एक कॉमेडियन का पढ़ा लिखा होना आपके ख्याल में ज़रूरी है? डेफिनेट, बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एकेडमी का रवाज नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एक्टर आते हैं, चाहे वो किसी भी कॉमेडियन हो, एक्शन एक्टर हो, लव करना चाहता हो, हीरो हो, उसको पढ़ के आना चाहिए। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी एकेडमीज़ हैं। जब मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की कराची से, इस्लामाबाद से, मैंने FA किया है कराची से सर, और ग्रेजुएशन मैंने की इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से मैं 1996 में यहाँ आया सुहेल अहमद साहब का एक ड्रामा करना है।
अच्छा, नहीं तो उस वक्त तक आपने एक्टिंग शुरू कर दी हुई थी? जी, मैं इस्लामाबाद में जब था तो मैंने ज़ेड जुल्फ़ी साहब एक राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका मैं एक ड्रामा देखने के लिए गया था। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसा लगा आपको ड्रामा। मैंने कहा ड्रामा तो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें ना वो कैरेक्टर नहीं है जो पब्लिक को बिठा के रखता है। मैं चूँकि डाइजेस्ट बहुत पढ़ता था, अच्छा, उससे मुझे लगता था कि उस कहानी के ऊपर मैं फंस जाता हूँ जिसमें कोई एक कैरेक्टर जो है वो इंटरेस्टेड हो और उसकी वजह जानने के लिए मैं कहानी पढ़ता हूँ। ओके। तब मैंने उनसे कहा कि इसमें ना एक उस कैरेक्टर की कमी है, बाकी ये ड्रामा बहुत अच्छा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन है कि एक दिन के लिए आप कर दें? तो हम तब तक आपने कोई एक्टिंग नो नहीं की? नथिंग। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और ये भी जुगत आती थी करनी, लेकिन हाँ, वो तो शरारतें तो बचपन तो से जवाब देता था। ओके। हाँ जी, वो एक दिन के लिए वो मैंने ड्रामा किया। तो मेरा ख्याल है कि पहले 18 मिनट के बाद मैं एंटर हुआ था, और वही एक पहली क्लैप थी उस ड्रामे की, जबकि कभी ड्रामा थिएटर कभी एंटर भी नहीं हुआ, और एंट्री क्लैप थी, फर्स्ट टाइम ही एंट्री क्लैप। वाह। उसकी वजह गेटअप। अच्छा। उसका गेटअप बहुत वो था ही बहुत डिफरेंट गेटअप। तो उसके बाद बातें शुरू हुई। शाहिद यावर साहब और आसिफ सीमाब साहब अभी कराची में होते हैं वो। अच्छा। वो दो हीरो थे उस ड्रामे के। उनकी बातों के जो जवाब मैंने दिए, उसमें जो लाफ्टर्स आते थे, वो पूरा ड्रामा मैंने किया। तो उन्होंने कहा जी अब आपको ही ये करना पड़ेगा। अच्छा, आप खुश? ऑफ कोर्स, बड़ा मज़ा आता था। बॉस, उसका जो सेकंड लास्ट शो था ना, वो देखा उमर शरीफ साहब ने, अच्छा, वसीम अब्बास साहब ने, अशरफ राई साहब ने। वाह जी वाह। अब वो ड्रामा देख रहे थे, इंटरवल के बाद वो आए अंदर, उमर शरीफ साहब मुझे मिले। उन्होंने कहा कल से हमारा ड्रामा है और आपने मेरे दोस्त का एक रोल करना है, एक एंट्री है लेकिन आपने करनी है। अरे वाह। वो मैं अटैच हुआ तो वसीम अब्बास साहब से जो थी ना मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। बहुत बड़े आदमी है वो। बड़े मैन है सर, वो वंडरफुल मैन है। उससे दोस्ती का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं उनके पास आता यहाँ मिलने के लिए, तो सुहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, खालिद अब्बास डार साहब, इरफान खुसर साहब, ऐसे लोगों से मुलाकात होती। ज़बरदस्त। तो 1996 में मैं आया जी लाहौर, मुझे सुहेल अहमद साहब लेकर आए। अच्छा। एक ड्रामा किया डबल सवारी। बिल्कुल सुना हुआ है। इन्होंने मुझे कहा कि 4 दिन के लिए आपने करना है, क्योंकि अमानुल्लाह खान साहब जो हैं वो लंदन से फ़्लाइट मिस कर गए हैं। तो आपने अमानुल्लाह साहब की जगह ली? मैंने उनकी जगह पे 4 दिन के लिए रोल। अरे वाह, ये तो पहले से देखो इतना बड़ा नाम जिसकी जगह पे आप आए। 4 दिन के बाद अमानुल्लाह खान साहब जब आए यूके से, तो सुहेल अहमद साहब ने कहा कि आप ना आज सामने बैठ के देख लें, क्योंकि कल से आपने ये जगह फिल करनी है। अमानुल्लाह खान साहब जो थे वो देखने के बाद हाफ टाइम हुआ तो अंदर आए। उन्हें कहा सेले वो यार बड़ा अच्छा रोल किया है ने, एनू कर दिता तो लगेगा ड्रामा इंज हो गया। देखो बड़े लोगों की बड़ी बात। मुनसिफ हैं सर, इंसाफ करने वाले। उन्हें कहा मैं तो प्यो का रोल कर लाँगा, एनू करैक्टर नू ना विचों कढ़, जगह में देख ली। वो ड्रामा हुआ जी 11 महीने और 7 दिन। अरे 1 साल, 1 साल तक वो ड्रामा होता रहा। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर मोहम्मद कवी खान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि पासपोर्ट चाहिए आपका। अच्छा। मैं कहा सर मेरे को तो शनाख्ती कार्ड भी कोई नहीं था। अच्छा, नहीं था ही नहीं, कभी यूज़ ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने सुहेल अहमद साहब को कहा, सुहेल साहब को कहा कि आप सुबह 9 बजे इसके साथ जाएंगे और 11 बजे तक मुझे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दोनों चाहिए। 9 बजे सुहेल साहब ने मुझे लिया और ठीक 10:30 पौने 11 बजे मोहम्मद कबीर खान साहब के जाके टेबल पे रखा। अच्छा। पासपोर्ट और ID कार्ड। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि US से जाना है ड्रामा करने। ज़बरदस्त। US से गए ड्रामा करने के लिए। अब ड्रामा ये करते थे, मैं वहाँ फिरता था। अच्छा। फिरते फिरते मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ढूंढ ली 100 स्ट्रीट पे। वाह। फिर मुझे बड़ा क्रेज था।
उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ। जाहिर है। अब जब मैं एकेडमी के अंदर गया, मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ना है यहाँ। अच्छा, कह दिया आपने? हाँ जी, मैंने जाके उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैंने कहा ओके। मैंने सारे सर्टिफिकेट ला के उनको दिखाए। उन्होंने कहा ये तो मैट्रिक है, इसको तो उनके हम लिहाज से। हाँ जी, वहाँ जाके सन्नाटा हो गया। मैंने मोहम्मद कबीर खान साहब से, सोहेल अहमद साहब से, किसी से कोई बात नहीं की। खामोशी से वो मैं पूरा ड्रामा करता रहा। जब लास्ट शो हुआ तो मैंने दिल में ये ठान ली कि मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी करनी है यार, सूरत में करनी। अच्छा, मैंने इनको बताया नहीं, मैं छुप गया। अमेरिका में छुप गए? यूएसए में मैं छुप गया। सब कुछ मैंने, सारी जानकारी मैंने ले ली थी। ठीक है, पेपर वर्क मैंने मुकम्मल कर लिया था। ठीक है। अब जब ये चले गए तो फिर मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इससे पहले ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आप एकेडमी करें। ठीक है। फिर मैंने जो दोस्त थे वहाँ से उनसे रब्ता किया। मैंने कहा मुझे जॉब तो चाहिए। वो लब दे रहे तो वो लब दे रहे। अच्छा। बड़ी उन्होंने मैंने गालां कढ़ी। वो तो चले गए। मैंने फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी की 3 साल 2 महीने। ठाकुर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे वाह। मैंने वहाँ से कैमरा, लाइट, सेट डिज़ाइनिंग, एक्टर, सारा कुछ मैंने पढ़ा। पूरे 5 मजमून पढ़े, ACTOR। जबरदस्त। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm, and reactor is going to be a complete actor। वाह पूरा मैंने पढ़ा जी 3 साल 2 महीने में। वाह वाह वाह। जॉब की वहाँ पर। और उसके बाद मुझे हर बंदे ने कहा कि यहाँ से मत जाना। मेरे पास प्राइवेट हाउस, प्राइवेट कार, और जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ के लोग ईरानी थे, बड़े नफीस लोग थे, बड़े अच्छे और सच्चे लोग थे। उन्होंने मेरी बड़ी केयर की और उन्होंने मुझे बड़ा रोका कि मत जाओ, देखो हमने तुझे वेल सेटल कर दिया है, यहाँ शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, फैमिली ले आओगे। मैं कहा सर, ये जो कुछ मैंने आज तक किया मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए किया। मेरा मुल्क है, मैं दुनिया में कहीं भी रहूं मैं दूसरे नंबर का शहरी रहूंगा। अगर मैं पाकिस्तान में रहूं तो मैं पाकिस्तान का नंबर 1 शहरी रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। बॉस, मैं 2002 में वापस पाकिस्तान आ गया ये सारा कुछ करके। अच्छा, फिर? सोहेल साहब के कदमों में सारा कुछ रखा। और माफ कर देता? नहीं, कान पढ़ लेना सर। अच्छा। उन्होंने तो कुछ कहने तो बगैर ही सीधे अंदर दाखिल होया। मैं ऑफिस में बैठे सन, सारा कुछ मैं टेबल पर रखे थे, कान पढ़ ले। अच्छा। सामने बैठे नाल पहले तो काफ़ी गल्लां करते रहे। उस तो बाद आए ने आके उन्होंने कन छुड़ा के उठाया, नाल जप्फी पाई है। जप्फी पा के उन्होंने क्या नुकसान नहीं तो किया, बस ये मैनू अच्छा खुशी हुई है कि तू टाइम नुकसान नहीं किया, लेकिन तेरे ते गुस्सा बहुत सी। जाहिर है। सोहेल अहमद साहब ने, मोहम्मद कबीर खान साहब ने, खालिद अब्बास डार साहब ने और इरफान खोसर साहब ने, ये 4 जो लोग थे मेरे उस्ताद, इन्होंने मुझ पर बड़ी मेहनत की थी। मुझे हर तरीके से ये बात बताते, मुझे समझाते, मुझे बिठाते, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करते, मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करते, मुझे इतनी ये मोहब्बत करते थे। तब तक आपकी शादी वादी नहीं हुई? नहीं, इनसे शुक्र है। अच्छा। तो वापस मैंने इन 4 से आके माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद 4 ने मुझे माफ़ किया, दोबारा सीने से लगाया। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अब बताओ क्या करना है। मैं कहा सर ये भी तो पहले भी तो पता सी, तो भी तो पता है। मतलब इतना कुछ सीखने के बावजूद आप करना थिएटर ही चाहते थे? सर थिएटर जो है ना जी, इसका जो मज़ा है, इसका जो क्विक रिस्पॉन्स है, इसकी जो एंट्री क्लैप है, ये स्क्रीन पे तो नहीं हो सकती। जो ऑडियंस का रिएक्शन आपको फौरन मिलता है ना। जी। तो ये मैंने सुना है, मैंने कभी स्टेज किया नहीं, मैंने सुना जो स्टेज का नशा है वो किसी और चीज़ का, किसी और चीज़ में। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से शुरू हो गए? दोबारा से स्टेज शुरू हुआ। फिर सैयद नूर साहब जो थे उनसे मेरी मुलाकात रहती थी कहीं ना कहीं। फिर उन्होंने एक मर्तबा कहा कि यार तुम ना थोड़ा सा टाइम मुझे दो, तो बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे ऊपर कैरेक्टर लिखते हैं। मैडम साइमा जो थी वो भी मुझे बार बार कहती थी कि थोड़ा सा टाइम दो। थिएटर का मसला ये है कि रात को थिएटर किया,
आधी रात तो गुजर गई, अब घर जाके सोए हैं तो सुबह देर से उठना है। रिकॉर्डिंग्स के टाइम सुबह 7-8 बजे 9 बजे से ऑन हो जाते हैं सब। तो मैंने सैयद नूर साहब से कहा कि मुझे एक थिएटर 15 दिन का छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि कंसंट्रेशन के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती, भाग भाग के काम नहीं हो सकता। हाँ। कोई एक काम पे फोकस करके बंदा कर सकता है। उनके साथ में मैंने बैठा तो उन्होंने एक फिल्म बनाई मजाजन। बिल्कुल बनाई। मजाजन के ऊपर मैंने एक रोल किया और वो विलन रोल था। हाँ, मैंने देखी भी। शफकत चीमा साहब, सऊद भाई, उसमें ना जी फिल्म तो मैंने शूट हो गई जिस तरह भी हो गई, बॉस डबिंग पे आके मैं फंस गया। अच्छा। इतना मुश्किल ये हो सकता है, मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा था कि लिप्स को सिंक करना इतना मुश्किल होता है। मुश्किल काम है। बॉस फिल्म शूट हो गई, अब वो सिंक ना हो मुझसे। स्टूडियो सी के ऊपर मैं 2 दिन तक जाता रहा, कुछ ना हुआ। वो बात कहीं शान साहब को पता चल गई। अच्छा, वो बड़े अच्छे हैं, इसमें सुना है। तो उनको पता चल गया कि यार ये मसला हो रहा है। नीचे वो क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं ऊपर से उतर रहा था, तो छोड़ के मेरे पास आए। मुझे कहे क्या मसला है? मैंने कहा सर वो लिप सिंक नहीं होता, डबिंग नहीं होती मुझसे। मुझे कहने लगे आओ मेरे साथ ऊपर चलते हैं। स्टूडियो में गए तो कहने लगे लगाओ जी लूप। अब वो कभी लूप को देखें स्क्रीन पे, कभी मुझे देखें, कभी उधर देखें, कभी मुझे ले देखें। उन्होंने कहा ठाकर फड़ लिया मैं तेनू, और तू तो फिल्म विन है। आप देख के बाद में रिएक्ट करते हैं, साथ साथ नहीं। मुझे कहने लगे फिल्म ना देखो, अपने होंठ देखो, अपनी आवाज़ सुनो सिर्फ। उन्होंने एक रजिस्टर में से वो पूरा पेपर लिया, उसको दरमियान में से काटा, काटने के बाद स्क्रीन के ऊपर जाकर वो मेरे होंठों के ऊपर वो रखेंगे, बोल बोल बोल। तो वो स्क्रीन उसमें मेरे होंठ आते थे। पहला लूप हो गया, शान साहब ने कराया। जबरदस्त। अल्लाह उनकी जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ रखे। बहुत टैलेंटेड एक्टर है, बहुत टैलेंटेड। वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात थी। क्यों? और क्यों? इतनी खुशी मुझे इतनी खुशी थी कि वो मैं फिल्म की वो जो मैं सीन जो था एंड पे, वो शान साहब ने मुझे अपने साथ बिठा के दिखाया। वाह। कि अब देखो। और फिर आपको समझ आ गई? फिर मुझे समझ आ गई कि भाई अपने होंठों को देखना है, साथ वाले होंठों को नहीं देखना। साथ कौन था? साइमा जी थी। मैडम साइमा जी। अच्छा मुझे बताएं ठाकुर साहब कि कॉमेडी होती क्या? अच्छा, कॉमेडी जो है ना जी, बेसिक तो टाइमिंग है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन है और टाइमिंग है। ठीक है। मेरा ख्याल है कोई भी काम जो है उसके लिए ज़रूरी है एटमॉस्फेयर। आपके इर्द गिर्द का माहौल जो है वो कैसा है। अब मेरे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो हैं नसीम विक्की साहब, नासिर चिन्योटी साहब, अकरम उदास साहब, जफरी खान साहब, अमानत चंद साहब, सुहेल अहमद साहब, बब्बू साहब। अब इनकी जो ये बैठे होते थे ना सब लोग, ये जो आपस में गुफ्तगू करते थे ना, वो मैं बड़े गौर से सुनता था। अच्छा। अब जो लड़के हैं वो बात करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। इसके लिए सबसे अहम है सुनना, उसी पे तो रिएक्ट करना है। यस यस। कई दफ़ा थिएटर पे ऐसा हो रहा होता है कि वो बंदा बात कर रहा है, आप उसका जवाब सोच रहे हैं, उसका सुना ही नहीं, उसका तो सुना ही नहीं, जुमला ही नहीं सुना। बिल्कुल। इसमें तो जवाब तो सोचना ही नहीं है। उस बंदे की बात अगर पूरी की पूरी आपके अंदर उतर गई तो अंदर से ही जवाब निकलेगा। बिल्कुल सही बात। ऑटो निकलेगा, ऑटो नहीं। लेकिन सुनना उसको बहुत ज़रूरी, सुनना अहम है। अच्छा। और रिएक्ट जो है इसमें ये जो बिजली की रफ्तार है ना, ये इसी के सब बटन टच किया और बल्ब जला, उसके दरमियान कितने सेकंड का फासला है, उतनी ही टाइमिंग है। इस तरह। यस यस यस। इस तरह। तो ये असल में ये स्किल है कॉमेडी का। यस। लेकिन थिएटर में क्या वजह है ठाकुर साहब के महकूम तबके का, गरीबों का, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा के उसका मज़ा लिया जाता है, ये कह के कि उसकी शक्ल मसल्ली जैसी है, वो सफाई करने वाला जैसा लगता है, और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं हमारे उनका तो बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है। आपको ये गलत नहीं लगता? अच्छा बॉस, अब ना पीछे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री उठानी पड़ेगी। जब पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में
लाहौर में लाहौर आर्ट्स काउंसिल और पंजाब आर्ट्स काउंसिल, ये 3 अदारे काम करते थे। तो एक स्क्रिप्ट आया राइटर की जानिब से, अब वो स्क्रूटनी के लिए 5 अदीबों शायरों के पास गया। वो दानश्वर लोग जो थे उनको पढ़ते थे, पढ़ने के बाद उसके ऊपर व्यूज़ देते थे, फिर वो सेंसर सर्टिफिकेट उसे दिया जाता था स्क्रिप्ट को। उसके बाद रिहर्सल पे चढ़ गई बात। अब पूरी रिहर्सल मुकम्मल हो गई। रिहर्सल होने के बाद फाइनल डेज के ऊपर सेंसर बोर्ड के कुछ लोग सामने बैठकर उस ड्रामे को पूरा सेंसर करते, उनमें से जो बातें बुरी होती उसके ऊपर वो लिखते, लिखने के बाद उन्हें बताते, और उनकी जगह कुछ बातें वो शामिल करवाते, फिर वो सेंसर होती, फिर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता। फिर डेली रोज़ाना जैसे ही वो शो ऑन होता तो कुछ लोग जो थे वो अंदर रहते थे हॉल के अंदर, वो डेली की रिपोर्ट बनाते थे, मॉनिटरिंग होती थी। वो डेली रिपोर्ट जो है वो जानी है कौंसल के पास, और अगर उसमें कहीं गड़बड़ हो रही है तो उनमें से अदाकार को बैन किया जाता 90 डेज़ के लिए। अच्छा, वो पूरे पंजाब में बैन होता। वो ये नहीं हो सकता था कि लाहौर में बैन हुआ तो गुजरांवाला जाके कर ले, मुल्तान जाके कर ले, फैसलाबाद, ऐसा मुमकिन नहीं था। वो काम ही नहीं कर सकता। वो काम ही नहीं कर सकता था। अब वो दौर है जब मोहम्मद कबीर खान साहब, जमील फ़खरी साहब, फ़खरी अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं और वहाँ फैमिलियाँ बैठी हैं। मतलब 70% मैंने देखा कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, जब मुशर्रफ साहब का ज़माना आया तो अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जंग जो थी वो फाइनल हो गई कि अब ये यहीं से लड़ी जाएगी। उनमें जितने भी मुशीर बैठे हुए थे उनमें आज के वक्त के भी कुछ मुशीर जो हैं वो आज भी हुकूमत में शामिल हैं, इसी हुकूमत में शामिल हैं। बिल्कुल है, हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। हर हुकूमत में होते हैं। वो 9 लोग मुशर्रफ साहब के सामने तशरीफ़ फरमा थे और मुशर्रफ साहब ने कहा कि जब ये जंग लड़ी जाएगी तो पाकिस्तान की आवाम हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी, तो इसका क्या सद्देबाब होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फिल्म और थिएटर को दोनों को सेंसर फ्री कर दें और लोग जो हैं वो उस तरफ डाइवर्ट कर दें तो कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। अच्छा, तो कानून ये बना कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ख़त्म, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, लाहौर आर्ट्स काउंसिल के तमाम अब महकमे ख़त्म, और थिएटर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया होम मिनिस्ट्री को और DCO ऑफिस को। और आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? हमने सुहेल अहमद साहब ने बहुत प्रोटेस्ट किया, बड़े हम लोगों ने स्टॉपर लगाए, इन सड़कों को ब्लॉक किया। ये सब कुछ करने के बावजूद किसी ने हमारी नहीं सुनी। उसके बाद फिल्म जो थी, फिल्म के लिए था कि फ़िल्म पहले पंजाब में सेंसर होगी, फिर इस्लामाबाद में सेंसर होगी, फिर दोनों सेंसर इसके एक सर्टिफिकेट देंगे तो ये चलेगी। उसके बाद ये कानून हो गया कि आप 3 लाख रुपए जमा कराएंगे और सेंसर सर्टिफिकेट लेंगे, बस कोई फिल्म नहीं देखेगा। कैसे कैसे हम अपनी चीज़ें खुद तबाह करते हैं। अब फिल्म जो थी वो कैद हो गई, तवाइफ, बदमाश और पुलिस। हर फिल्म की कहानी इन तीनों कैरेक्टरों के गिर्द घूमती थी। फिर अब पुलिस को बुरा ही दिखाना होता। सुल्तान रईस साहब का ज़माना आ गया, उसके ऊपर भी बड़ा कुछ कहा जाता रहा कि फिल्म को सेंसर किया जाए, लेकिन अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जबकि हम हर मर्तबा जब भी कहीं भी मीडिया के ऊपर बैठ के सुहेल अहमद साहब बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, अमानत चंद साहब बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन कोई कानूनी चाराजोई नहीं होती। पिछले कई सालों से मैं कहता हुआ हूँ कि सिर्फ एक ड्रेस कोड होना चाहिए, हमारे लिए कोई कानून होना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं वो इन सारी चीज़ों से सीखते हैं, वो हमारी नकल करते हैं। वो थिएटर के जितने बुरे जुमले होते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं। और आप यकीन करें कि थिएटर पसंद तो बहुत लोग करते हैं। आपको पता है कि मेरा तो मियाँ घर में हर वक्त लगा के बैठा होता है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा आ जाए या कुछ हो जाए तो हम बंद कर देते हैं कि कोई ऐसी बात। ये डर नहीं होना चाहिए, थिएटर तो सबके लिए होना चाहिए ना। अभी एक फिल्म शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो, चल मेरा पुत। अच्छा, नहीं मेरे नज़रों से। अच्छा जी, मैंने यहाँ 2 मरतबा फिल्म बनाने की कोशिश की। अच्छा।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਲੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ देते ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ तो फिल्म ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ नहीं सी। झूठ बोलते हैं सर चौकीदार से लेकर हाई कमान तक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। राइटर इकट्ठे किए, 9 राइटरों को मैंने आइडिया सुनाया, 9 के 9 राइटर जब लेके आए फिल्म, तो वो फिल्म तवाइफ, बदमाश और पुलिस की ही थी। नहीं बदल सके वो, नहीं बदल सके। शायरों से कहा कि भी गाने लिखने हैं, उन गानों के अंदर वही गाने थे जो 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 लिखते हैं ये। मुझे मजबूर होकर यहाँ से यूके जाना पड़ा। मैंने वहाँ से लोग इकट्ठे किए, कनाडा से बंदे, इटली से बंदे लिए, इंडिया से बंदे मंगाए, यूके से बंदे इकट्ठे किए, कहानी लिखी, कहानी लिखने के बाद एक फ़िल्म बनाई, चल मेरा पुत। अच्छा। अब वो फिल्म जब मैं पाकिस्तान में लेके आया, 9 लोग पाकिस्तान से थे और 4 लोग जो थे वो 2 बंदे जो थे वो इटली से थे, 2 कनाडा से थे, 1 इंडिया से था। अच्छा। हरदीप गिल। हमने यहाँ जब फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश की तो पूरी इंडस्ट्री यानी फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के 88 लोग हैं, सब के सब मेरे सामने खड़े हो गए। क्यों? उन्होंने कहा जब हमने ये काम कभी नहीं किया तुम क्यों करने जा रहे हो। मेरी फिल्म यहाँ नहीं लगने दी। वो ये कर सकते हैं? वो कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर के तमाम सेंसर बोर्ड के लोग, जितने लोग अंदर काम करते हैं अदारों के, ये सब मिले हुए होते हैं। ये बाकायदा पार्टियां बनाते हैं, पार्टियां अटेंड करते हैं, पार्टियों में शामिल होते हैं, बैठते हैं, हर तरह के कानून ये खुद बनाते हैं। कोई ऊपर हुकूमती अदारा कानून नहीं बनाता। और मेरी शायद वो वाहिद फ़िल्म पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड होगा कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए की ऑनलाइन पहले शो की बुकिंग थी। फिल्म नहीं मेरी लगी। फिल्म मेरी लगी जाकर 11,890 स्क्रीनों के ऊपर पूरी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के। पंजाबी फिल्म थी एक जी, कैरी ऑन जट्टा। अच्छा। उसका एक रिकॉर्ड रहा पूरी दुनिया में कि उसने 50 दिन के अंदर राउंड अबाउट कोई 79 करोड़ का बिजनेस किया था। अच्छा। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत गूंजती थी। उसके बाद एक फिल्म आई अरदास, उसने 50 दिन के अंदर कोई 100 करोड़ के करीब बिजनेस किया। और हमारी फिल्म जो है ये 26 जुलाई को रिलीज़ हुई जी 2018 में, और इसने 50 दिनों में 174 करोड़ का बिजनेस किया। ये एक रिकॉर्ड है जी 50 दिन का। वाह वाह वाह। अब हमने उसका दूसरा पोर्शन शूट किया है जी, चल मेरा पुत पार्ट 2। अच्छा जी सर, मुकम्मल उसका कैमरा क्लोज हो गया जी, सब लोग वापस चले गए हैं। अब हम वो डबिंग के ऊपर हैं। रूबी अनम साहबा ने डबिंग मुकम्मल कर ली है तकरीबन। अच्छा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो फिल्म होगी ये मोहतरमा मैडम रूबी अनम साहबा इसको विन करके जाएंगी। अच्छा। टोटल 6 सीन हैं लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने किए हैं। ओके। जबकि मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी यहाँ फिल्म की होगी। सही बात है। वो कैरेक्टर था उन्हीं का। उसमें ज़फ़री ख़ान साहब अब नए एंटर हुए हैं जो एक वकील का रोल कर रहे हैं, बाकी वही रोल हैं। अमरिंदर गिल साहब हैं, सीमी चहल साहब हैं कनाडा से, मैं ज़फ़री ख़ान साहब, अकरम उदास साहब, आगा माजिद साहब और नासिर चिन्यूटी साहब अच्छा पाकिस्तान से हैं। अच्छा। और ये फिल्म जो है वो 13 मार्च को या मार्च की किसी तारीख को रिलीज़ होगी। तो पाकिस्तान में इस दफ़ा रिलीज़ होगी? कोशिश करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी फ़िल्म है। हमेशा पाकिस्तानी लोगों ने जाके उनके साथ काम किया है और ये फिल्म ऐसी है जिसमें पाकिस्तानी लोगों के साथ उन्होंने काम किया। और बड़ी बात है कि हम भी इस काबिल हुए हैं कि वो हमारे फिल्मों में आके काम जी करें। सर, जी बहुत बड़ी बात है। लेकिन पिछली दफ़ा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन उससे मैं डिसहार्ट नहीं हुआ। मेरा मुल्क है, मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि मेरे मुल्क की फ़िल्म जो है वो पूरी दुनिया में चले। अभी जो फिल्में 3-4 नसीम इक्की साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं। अच्छा। राहत भाई उसका म्यूज़िक कर रहे हैं, बड़ी बात है। सैयद नूर साहब फिल्म बना रहे हैं, बाजरे दी राखी, और बहुत ही अच्छे लेवल पे बना रहे हैं। अच्छा। मतलब होश तो
आना चाहिए था और आया है आ इंशाल्लाह। गया है। उसके अलावा भी 3-4 जो फिल्में, जो कराची में फिल्में बन रही हैं, जो यहाँ फिल्में बन रही हैं, एक तो वो टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत अच्छी मूवी बन रही हैं। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो फास्ट एंड फ्यूरियस के अंदर जो यूज़ हुई हुई टेक्नोलॉजी है वही सेम है हमारे पास। अच्छा। हाई फाई टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं है। अगर आएगी तो हम भी यूज़ करेंगे उसको इंशाल्लाह। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर एरी जो कैमरा, लेटेस्ट कैमरा फिल्म के लिए यूज़ हो रहा है, वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा। हमारे पास एडिटिंग का प्रो 5 से आगे वाला जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्नोलॉजी सारी हमारे पास है और हम उसको इस्तेमाल करना बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, एक सेगमेंट आपके साथ करते हैं। आपको जो भी नाम हम बताएंगे उससे जो भी जुगत आपके जहन में आए, ठीक है? नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब ते सिरों पैरों लाई फिरदे। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब ने जिन्ना जमा किया है वो हुण वंड देना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान। ओह यस, वजीर सेहत होने चाहिए। शीरिन मज़ारी। वो किसी का पैर मिधन तो वो शर्म उन्होंने फील नहीं होती। पैर बड़े मिधे ने उन्होंने लोगों ने। मरियम औरंगज़ेब। मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनको लाजमी ड्रामा करना चाहिए जी। क्यों? बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ऐसे एक्सप्रेशन मैंने नहीं देखे कभी किसी के। इमरान खान। है मैं सदके जाऊँ, उन्होंने मुँह है इंजे। अच्छा। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, मौत दा खूह। मौत दा खूह ते शेख रशीद। शेख रशीद उस मौत दे खूह दा मैनेजर। अच्छा, मैनू ये दसो कि कॉमेडी च फक्कड़पन कदों आंदा है? हाँ, फक्कड़पन आता है जब रिहर्सल ना की हो और राइटर नापेद हो जाए। जब राइटर ना हो, रिहर्सल ना की हो, कहानी के अंदर जान ना हो, तो फिर फक्कड़पन शुरू हो। थिएटर में तो हमने सुना है कि आप लोग सब एक्सटेम्पोर करते हैं, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं होता। क्या ये गलत है? ये बिल्कुल सही है जी। राइटर कोई नहीं होता वहाँ पे, कहानी लिखी नहीं होती, एक पेज भी नहीं लिखा होता। वो सिर्फ हम इस तरह अंडरस्टैंडिंग से करते हैं कि सब लोग बैठ के सिर्फ तय कर लेते हैं कि कैरेक्टर कौन कौन सा करेगा कौन, और कहानी की एक लाइन ऐसे बोल देते हैं बस। तो फिर ठाकुर साहब इसीलिए थिएटर तबाह हुआ है। Yes. अगर इसी तरह काम चलता रहेगा, और आप लोग इतने बड़े बड़े नाम जो हैं अक्सर तो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो अभी तक कर रहे हैं मजबूरी के तहत कर रहे हैं, आदतन कर रहे हैं? आदतन, आदत हो गई, मुश्किल होता है। और फिर जो अब नींद नहीं आती उसके बगैर? नींद नहीं आती, जेन्युइन बात यही है। वाकई? यस, वो लोग जब सामने हंसते हैं मुस्कुराते हैं नहीं, बस वो मेरे ख्याल है नींद की गोली होती है। अच्छा, आप लोगों ने थिएटर किया, फिल्म की, आपने ड्रामा भी किया, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े नाम जो टेलीविज़न पे वो सियासी प्रोग्रामों में जो आ रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा है कि चैनल्स अपने सियासी एजेंडे के लिए आप लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और आप लोग जानबूझ के इस्तेमाल हो रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी चलाते हैं? ये जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं ना, ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। उसमें चैनल का अपना एजेंडा होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है। उनका एजेंडा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन पिछले 10 सालों में इन्हीं प्रोग्रामों ने अदाकारों को खुशहाल किया है। थिएटर के अदाकार। थिएटर के अदाकारों को खुशहाल बिल्कुल। किया है, वरना थिएटर के ऊपर वाले 4 लोग जो होते थे, जिनके ऊपर टिकट सेल होती थी, उनको तो पैसे मिलते हैं। नीचे जो 20, 30, 40 लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल होता था। टिकट सेलर जो हैं वो तो एक दौर जो पिछला गुजरा है, अब जो आज का दौर है, इसमें तो 6 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो अब जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें जितने लोग एडजस्ट हुए हैं वो खुशहाल हुए हैं। उनके ज़हन में ये हरगिज़ नहीं है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं या वो उनका एजेंडा क्या है। वो खुश हैं। और आप इसको अच्छी बात समझते हैं? मैं अच्छा समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी शोहरत में इजाफा हुआ ये प्रोग्राम करके, या आप तो पहले ही बहुत मशहूर थे? मेरे ख्याल से प्रोग्राम को शोहरत मिली आप लोगों के आने की वजह से। ये भी आपकी बात बजा है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना जी, जो कैटेगरीज़ हैं, जो थिएटर देखते हैं वो अलग लोग हैं, जो फिल्म देखते हैं वो अलग लोग हैं।
जो सोशल मीडिया से मुंसलिक लोग हैं वो अलग हैं। हमें ये ज़रूर फ़ायदा हुआ कि अगर मुझे जानने वाले 60% थे तो अब 90%। 90%। हाँ, मैं कुछ और लोगों में भी शामिल हुआ हूँ इन प्रोग्रामों से। अच्छा, हाँ जी, कुछ नए लोग मिले हैं। मुझे ये बताएं कि इश्क हुआ कभी? इश्क का ना जी वक्त नहीं मिला, हुआ तो बड़ी मर्तबा। अच्छा। वो आगे उसको मैं चला इसलिए नहीं सका कि हूँ मैं कुड़ी वेखा कि रोटी वेखा। नहीं तो कदे सच्ची मोहब्बत हो आली जदा गम होए? हाँ होता है। हुई कभी? हाँ जी। और तब शादी हुई भी थी कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो शादी करने के पैसे नहीं थे। वो इस्लामाबाद में था मैं, तो वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ एक खातून थी उस वक़्त, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि घर के किराए का मसला, कन्वेंस नहीं है, खाने का एक वक्त के लिए है दूसरे वक्त के लिए नहीं है। स्ट्रगलिंग थी, तो उनको मैं टाइम नहीं दे पाता था। तो मेरा ख्याल मोहब्बत को भी टाइम नहीं दे पाए बस उस वक्त। तो ये बस दुख है आज तक कि भी उसको वक्त अगर मैं देता तो ऐसा मुमकिन हो सकता था। तो रिग्रेट होता है कि काश कर ही लेता? डेफिनेट होता है। लेकिन अब तो शादी हो गई है ना? अब मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 साल हो गए हैं। 4 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो ये पसंद की शादी थी कि माँ बाप ने? नहीं, ये मेरे माँ बाप की शादी थी, लेकिन बहुत ही लकी थी। अच्छा। मेरे लिए इतनी लकी हुई ये शादी, माशाल्लाह। शादी के बाद मेरे हर चीज़ चेंज हो गई थी। मेरी फूफो की बेटी हैं। अच्छा। और एक कमाल बात ये होती है कि जब मैं मेरी सास के साथ होता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ होता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है फूफो से। अच्छा। अक्सर व बेशतर ख़वातीन जो हैं वो मेरी वाइफ को कहती रहती हैं, है नहीं तेरी सास किंडी चंगी, है नहीं तेरी सास किंडी चंगी। फिर वो कहीं जाके बताती है कि वो मेरी नहीं उनकी सास से। क्या आप इतने क्लोज हैं उनके साथ? हाँ, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। अच्छा। और शादी के बाद चूँकि मुझे ट्रैवलिंग मेरी ज़्यादा हुई, उस ट्रैवलिंग में मेरे बच्चों को मेरी वाइफ और मेरी फूफो ने बहुत कंट्रोल रखा। अच्छा। हाँ, आज मेरे बच्चे अगर अच्छी पढ़ाई में हैं या अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उसका क्रेडिट जो है ना वो जेन्युइन मेरी वाइफ का और मेरी सास का है। माशाल्लाह। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे बच्चे। तो शादी के बाद कभी मोहब्बत तो नहीं हुई? शादी के बाद मेरे ख्याल है नहीं होनी चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए, पर हुई तो नहीं। उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि एक खातून जो अपने माँ बाप बहन भाई इतने अच्छे रिश्ते छोड़कर अगर आपके पास आ गई है तो उसकी 100% टेक केयर आपके ज़िम्मे है। आपको इस जिम्मेदारी का एहसास है और आपने अपने आप को बचा के रखा पूरी जिम्मेदारी के साथ। माशाल्लाह। मतलब उन्होंने भी मेरी वाइफ ने जितने उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी उनको उन्होंने 100% पूरी पावर के साथ किया, और मुझे भी ऐसा करना पड़ा उनकी तरफ देख के। अच्छा, मुझे बताएं आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? फेवरेट दुनिया में से कोई? दुनिया में से तो चार्ली चैपलिन साहब थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो मुझे बहुत ही पसंद हैं, आई लव दिस गाय, वो हैं अमानत चांद साहब। मतलब मैं अगर उनके साथ परफॉर्म कर रहा होता हूँ ना तो मैं उनकी तरफ देख रहा होता हूँ। वो बहुत कमाल। अच्छा, इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ? इंडिया 6 दफ़ा वीज़ा लगा, लेकिन इसलिए नहीं गए कि ये ना जी यहाँ मसला बन जाता है कि भाई आप इंडिया में ही जाके कामयाब हों तो कामयाब होते हैं, इसलिए नहीं गए कि इंडिया नहीं जाना, काम उनके साथ करेंगे लेकिन इंडिया से बाहर करेंगे। और किया फिर अब यूके में सबको इकट्ठा किया। अच्छा। हाँ, सबको उनको इकट्ठा किया। अभी तक आपने इतने मेहमान आपके इसमें मुज़ाकरात में आए, बड़े गेस्ट, मतलब कोई सैकड़ों के हिसाब से होंगे, कोई एक आध मेहमान जो याद रह गया और कि भाई उस प्रोग्राम का बड़ा ही मज़ा आया? जब भी हमारे मेरे ख्याल 2 या 3 मरतबा आती हैं वो महविश हयात साहब। अच्छा। मेरे ख्याल 3 मरतबा या 4 मरतबा वो आ चुकी हैं महविश हयात साहबा। वो मुझे याद रहती हैं काफ़ी दिनों तक
कि इस कदर वो शरारती हैं। अच्छा, यानी एक होती है ना जी, एक बॉडी मैनरिज्म होता है शरारतों का, एक आंख के अंदर जो शरारत होती वो वाकई स्टार है, उसके अंदर है कुछ। है, जेन्युइन Genuine स्टार। star मेरा ख्याल है कि स्क्रीन के ऊपर जितनी वो खूबसूरत लगती हैं, और बहुत अच्छी एक्टर बहुत है, अच्छी बहुत actress, बड़ी एक्टर है, इसमें कोई शक यानी नहीं। गम, गुस्सा और खुशी, ये तीनों एक्सप्रेशन लोडेड हैं उस खातून के अंदर, बिल्कुल सही। इसमें मुकम्मल हैं वो। अच्छा ठाकुर साहब, कभी सीरियस रोल करने का दिल किया? सीरियस रोल करने का बहुत जी चाहा, और एक मरतबा खलीलुर रहमान कमर साहब ने एक ड्रामे में लव लाइफ और लाहौर के अंदर मुझे एक लॉयर का रोल दिया, अच्छा, और वो बिल्कुल सीरियस रोल था। वो मुझे भी हमेशा स्क्रीन पर बैठे देखते हुए लगा कि उन्हें कोई लाफ्टर लेगा, उन्हें कोई शरारत करेगा, लेकिन उसने नहीं की जी शरारत। और हिट हुआ? हाँ जी, उसका बहुत रिस्पांस आया। मुझे पूरी दुनिया से जितने भी लोग मिले जिन्होंने वो देखा, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो दिल करता है कि लोग ये भी ऑफर करें यार, क्या मतलब मैं एक्टर हूँ और आप तो बाहर से सीख के भी आए हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप जब हंसते हैं ना तो वाकई सबकी हंसी निकल जाती है, आपकी तो हंसी में हंसी आती है। शरारत बस हर वक्त रहती है, ज़ुबान पे भी और बॉडी पे भी। थैंक यू सो मच इफ्तिकार साहब, मज़ा आ गया आपके इंटरव्यू। मैंने हमेशा आपको स्क्रीन पे देखा, आई एम द बिग फ़ैन ऑफ यू, और मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ोन पे ये बात भी हुई थी कि आपने कहा कॉल करेंगे, तो मैंने कहा जी फ़ैन तो फ़ौरन कॉल करते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने हमेशा आपको स्क्रीन पे देखा, ख़ास तौर पे जो आप एक प्रोग्राम करती हैं वो मियां सली साहब का, सलाउद्दीन साहब का, मेरा और मेरी फैमिली का वो फेवरेट प्रोग्राम है। ओह थैंक यू। और हर ड्रेस आपको जचता है, थैंक यू, लेकिन आज के ड्रेस आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। शहजादी लग रही हैं आप। Thank और मलका एलिजाबेथ टेलर जो हैं वो अपनी बहुओं से बहुत तंग हैं। क्वीन एलिजाबेथ दोनों ही माशाल्लाह उनकी शहजादियाँ खूबसूरत हैं, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो आप शहजादी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ।